हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 बेटा हमने ओवर कर लिया है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 को देखे नहीं हो तो देख के आ जाओ, आराम से देखो, सब चीज़ बच्चे से बताया गया है। 10 लेक्चर उसमें टोटल हैं। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो मैं पार्ट का नाम लिखता हूँ पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ये है बेटा, इसकी हिंदी होती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 6 है आपका, चैप्टर 6 है। इसकी हिंदी क्या होती है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंडक्शन की हिंदी होती है प्रेरण, और प्रेरण को मैं शुद्ध भाषा में कहूँ ना तो कुछ बिना छुए होता है। बिना छुए मतलब कि जैसे इंडक्शन का मतलब मैं बता दूं आपको बेटा, अगर मान लो आपके पास आग है तो आग जरूरी थोड़ी होता है कि अपना हाथ आग में डालोगे तब भी गर्म होगा, इतना ऊपर करोगे तब भी गर्म हो जाएगा। बिना छुए वो काम हो जाता है। हालांकि मैग्नेटिक के बारे में है तो पढ़ेंगे अभी। आज हम पढ़ेंगे फैराडे का लॉ, लेंज लॉ, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे बेटा। तो उसके पहले फैराडे के लॉ को समझने से पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जो बच्चे वीडियो अगर नहीं देखे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का वो देख लें, और जो नहीं देखे यहाँ पे ही देख लें। थोड़ा मोड़ा बताता हूँ आपको मैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? आज हम नए पार्ट की शुभारंभ करने जा रहे हैं। पानी वानी पी के बैठिएगा आराम से। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines through perpendicular area of surface। सरफेस बेटा एरिया वास्तव में वेक्टर एरिया होता है। मतलब कि अगर कोई सरफेस है, मान लो बेटा आपके पास ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइन गई होती है उन्हीं के अगर काउंट कर लिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना? चुंबकीय लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यहाँ पे लगा लो मैग्नेटिक, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू परपेंडिकुलर एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हो कि थ्रू सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस। ठीक है ना? अपने लिखने का लाजा है, जैसे लिख पाओ कि बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मतलब कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर गई हुई फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही क्या कहलाती है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। आप पीछे पढ़ के हालांकि किया है, वो कोई लाइंस की काउंटिंग नहीं होती है, स्ट्रांग और वीक की बात होती है, कितना स्ट्रांग कितना वीक है। चलो मान लिया यह कोई आपके पास सरफेस है, चलो मान लिया बेटा आपके पास कोई सरफेस है। ठीक है, यहां से मान लो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड गुजारा, तो ऐसे जा रहा है मान लो। अच्छा बताओ, मैं पूछूं कि इस वाले सरफेस पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितना है बेटा? 4 है। तो कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स आप दिखाते हो 5 से बेटा, 5m कह सकते हो। ठीक है, ये 5m का मान कितना आएगा आपका? 4 आएगा। चलो, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करो, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बढ़ा दिया ना तो क्या हो जाएगा? इसी सरफेस पर अगर बढ़ा दोगे तो यही सरफेस है तो और सघन हो जाएगा। बढ़ाने का मतलब क्या है? और सघन हो जाएगा। और सघन होने का मतलब क्या? फील्ड लाइन बढ़ गए। अब बताओ कितना फ्लक्स है बेटा यहाँ पे? अब फ्लक्स कहोगे सर जो 5m है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 5m नहीं बोलते, 5b बोलते बेटा, 5b। जो मैं आपकी बुक में उसे लिखो आप, 5b। ठीक है ना? b से रिप्रेजेंट करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को। 5b अब कितना है? तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि ज़्यादा हो गया। यानी कि एक बात आपको मिल गई कि जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स है वह बेटा प्रोपोर्शनल होता है। जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है।
अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, ज़्यादा लाइन गुजरेंगे, और घटाओगे तो क्या होगा, घटेगा। चलो एक बात और करते, मैंने कहा अब एरिया ही बढ़ा दो। मैंने कहा बेटा फ्लक्स का मतलब कि सरफेस का एरिया ही बढ़ा दो। लो सरफेस का एरिया बढ़ा दिया। अब बताओ कितने हो गए। अब कहोगे सर फ्लक्स कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि यार जो फ्लक्स है वो एरिया पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जो फ्लक्स है बेटा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, कहीं ना कहीं एरिया पर भी डिपेंड करता है। नहीं तो हमने क्या देखा कि जो फ्लक्स है वह चुंबकीय क्षेत्र बी पर भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। हालांकि वेक्टर एरिया होता है, ठीक है ना। वेक्टर एरिया क्या होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर लिया गया एरिया, उसी को वेक्टर एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा, अभी हो जाएगा आपका फाई बी बराबर, वास्तव में होता है बी डॉट ए होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, सब आपने पढ़ा होगा। लंबवत की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी कभी कभी खेल हो जाएगा कि सरफेसवा ऐसी रहेगा और फील्ड लाइन ऐसी गुजरेगा, ऐसी हे पड़े गुजरेगा। अब क्या करोगे, सरफेस ऐसे है, सरफेस बेटा ऐसे है, ऐसे रखा है, फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा, हे पड़े गुजर रहा, तिरछा। तब क्या करेंगे, तो देखो जरा, हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर गुजरने वाले लाइंस, परपेंडिकुलर गुजरने वाले लाइंस। तो बेटा ये आपका हो जाएगा सरफेस का परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये सरफेस ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर यही तो होगा। अगर इनके बीच का एंगल मान लो थीटा हो, ठीक है ना, और आप जान जाओ कि अगर यह बी है बेटा, अगर यह बी है, ठीक है ना, तो बी का कंपोनेंट यहाँ पे कितना बनेगा, लंबवत वाला, एक इधर भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा। इधर बनेगा आपका बी साइन थीटा, और थीटा की ओर क्या बनता है, बी कॉस थीटा। और एरिया तो परपेंडिकुलर अपना है ए, बट बेटा एरिया अपना परपेंडिकुलर तो है ही, अगर इसका एरिया ए है तब, ठीक है ना। तो मूल रूप से आप पाओगे क्या कि फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। और आपने पीछे पढ़ा भी होगा, मैंने शार्टली बताया आपको, वहाँ पे बहुत विस्तार से बताया गया है और समझ यहाँ भी विस्तार ही हो गया। हमको इससे मतलब नहीं है नीचे वाले से, इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको उससे मतलब है कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर गए हों, यह परपेंडिकुलर नहीं सरफेस है। देखो बी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर, लेकिन यह वाला जो है यह इसके देखो समांतर हो गया। और हमको कौन सा लाइन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर वाला चाहिए। और परपेंडिकुलर आपका कंपोनेंट कितना है, बी कॉस थीटा है आपका, और वेक्टर एरिया इधर कितना है, ए है, वेक्टर पूरा एरिया इसका ए है, तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब कुछ भी पूछेगा आराम से बताएंगे। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी ए कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू वाट बेटा, थीटा इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे भी नहीं बता पाओगे, मैं बताता हूँ, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड बी, वेक्टर एरिया एंड बी। देखो अगर सरफेस ऐसे रखा तो वेक्टर एरिया आपका इधर ही होगा ना, वेक्टर एरिया बेटा आपका इधर तो होगा, इसके परपेंडिकुलर, वही तो कहलाता है वेक्टर एरिया। और बी आपका बेटा, मैं दूसरा उठाऊं मार्कर, तो बी आपका इधर है, तो इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल वही थीटा लेना है आपको, ठीक है ना। तो अब बात आपके समझ में आ गई बेटा। तो हम पढ़ेंगे फैराडे का लॉ, कैसे कैसे फैराडे ने प्रयोग किया था, मजा आने वाला है बिल्कुल। और ये फ्लक्स की बात है तो आप पीछे भी जाके बढ़िया से देख सकते हो, पार्ट मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में पार्ट 3 है आपका। इसको मिटा के बेटा आप देखते हैं आगे क्या पाठ कहता है। अभी तो नॉर्मल चला है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसमें मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया कि उसका मात्रा क्या होता है, अभी बता के पूरा कर देता हूँ। आपने अभी देखा कि फाई बी इज इक्वल टू होता है क्या, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कह सकते हो। और फाई बी क्या है बेटा, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे बी का क्या होता है, टेस्ला, और ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, ठीक है ना। और हमने एक बार आपको बताइए, अगर ध्यान ना दिया तो जान लो कि बेटा नंबर ऑफ लाइन्स थोड़ी आपको मिलने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन है वो काउंट थोड़ी करके मिलेगा आपको, बी का मान मिलेगा, ठीक है ना। नंबर्स खाली आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, आते हैं फैराडे साहब का कुछ नियम देखते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टेड, अगर फैराडे साहब नहीं आए होते तो आज हमको बहुत ही ज़्यादा खर्च में बिजली मिलती। अभी तक हमने बिजली सीखा है कि बैटरी से कैसे पाते हैं, अभी तक हमने यही सीखा है। लेकिन जब फैराडे साहब ने आया तो कहा कि बैटरी का सिस्टम ख़त्म करो। अब
अब मेरा सिस्टम मैं लाता हूँ, उसको देखो। यानी कि हम पहले आपको पढ़ाएंगे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या क्या करे, तो आप घर पे कर सकते हो और खुद करंट बना सकते हो। अपना फैन खुद चलाओगे और अपना 2 रुपये वाला अंडा खुद जलाओगे। आज खुद जलाएंगे अंडा। चलो अब ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं हेडिंग बनाता हूँ। हेडिंग कौन सा है? टिक टाक वाला। कुछ लिखना नहीं है, खाली कहानी है, फिजूल का नहीं है। टिक टाक तो फिजूल का है बेटा। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे के एक्सपेरिमेंट क्या थे? फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट क्या थे? मैं आपको पहला बता दूं, फैराडे साहब ने कहा ना, फैराडे साहब ने कहा कि अगर आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अभी आपका ये हालांकि 10 में पढ़े हो, लेकिन 10 में इंटरेस्ट नहीं आया होगा जो यहाँ पे आने वाला है। ए है बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, यह चेंजिंग है। यह बी है जो ना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या? यह चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बी का मान उधर ही घट बढ़ रहा है। बी का मान क्या हो रहा है? घट बढ़ रहा है। कभी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, कभी मैं कम। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। और हमने इसमें अगर एक कोई तार का लूप रख दिया ना, तार का लूप रख दिया, तो जानते हो क्या होता है? लूप चाहिए। अभी मैं बताता हूँ लूप क्यों चाहिए, अभी जानो बस यही। बस देखो क्या हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। ए फैराडे साहब ने कहा कि यहाँ पे लूप रख दो बेटा आप, ठीक है ना, लूप कोई भी रख दो। और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो इसमें क्या बनेगा? करंट बनेगा। इसमें क्या बनेगा? करंट बनेगा। और ऐसा वास्तव में देखा गया। ऐसा वास्तव में क्या हुआ? देखा गया ऐसा। फैराडे साहब का पहला एक्सपेरिमेंट यही है बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हो रही है और उसमें कोई लूप रखा है, लूप, वायर नहीं, तो वायर का टुकड़ा नहीं, वायर का लूप अगर रखा है जो कि कंडक्टिंग, लिख लो भाई, एक कंडक्टिंग कॉइल है। नहीं तो कहोगे कि ये पता नहीं क्या रख दिया, लकड़ी ला के रख दोगे, घास फूस, तो खुद थोड़ी करंट पाओगे। कंडक्टिंग कॉइल रखा है बेटा। अभी बेटा अगर ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में है, जहाँ पे बेटा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है घट बढ़ रहा है, तो ऐसा देखा गया इसमें करंट बह रहा है, ऐसा मिल गया। अब यानी कि क्या, ये तो यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है। इस तार को बताओ कहीं कुछ छू रहा है? कोई चुंबक कहीं यहाँ रखा होगा, वही घटा बढ़ा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड को। इस तार को कोई छुआ? कोई नहीं छुआ, फिर भी करंट दे रहा है। इससे आप बल्ब जलाओ आराम से ना, क्या दिक्कत है? बल्ब जला सकते हो। हालांकि उतना आपके पास प्रयोग करोगे तो हो सकता ना जला पाओ, क्योंकि उतनी फील्ड लाइन आप दे नहीं पाओगे, ठीक है ना। लेकिन ये आपका प्रयोग पाला होता है यहाँ पे, आपका नहीं, फैराडे साहब का है। भाव मत बनाना अपने पे। दूसरा देखो जरा, दूसरा फैराडे साहब ने कहा कि अगर तुम मान लो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ही ले लो, ठीक है ना। अब की बार फैराडे साहब ने कहा कि तू ले ले बेटा, कांस्टेंट ही ले ले, तेरा मन नहीं भर रहा तो ले, कांस्टेंट तुमको देता हूँ। कांस्टेंट दे दिया आपकी बार। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, एक कांस्टेंट है, हर जगह बराबर है। यहाँ पे जो बी है ना, वह आपका बेटे कांस्टेंट है। लो अब की बार लेकिन कहा कि जो लूपवा तुमको दे रहा हूँ मैं, ये जो लूप दे रहा हूँ ना, ये मजेदार दे रहा हूँ। इसकी त्रिज्या जो आर है, ये घट बढ़ रही है। अब की आर को वेरिएबल कर दिया। आर को क्या कर दिया बेटा? अब की आर वेरिएबल है, यानी कि यह घट बढ़ रहा है। अब की बार लूपवा घट बढ़ रहा है, इसका यानी कि एरिया घट बढ़ रहा है। मतलब यही है कि इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की कांस्टेंट है, उसी में मैंने लूप रखा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी बड़ा कभी बड़ा, कभी छोटा, ऐसे हो रहा है। आर घट बढ़ रहा है, बैठा नहीं है। अब की आर चल रहा है, अब चाहे घटे चाहे बढ़े, हालांकि वेरिएबल है वो। तब भी देखा गया कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ओके बेटा, तब भी देखा गया इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है। अभी मत पूछना कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा वो सब। यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे ही हो रहा हो, ठीक है ना। अभी आपको बताऊंगा डायरेक्शन। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि फैराडे साहब की ऑब्जर्वेशन क्या थे, एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, अभी बता रहा हूँ आपको। ये भी हो गया। तीसरा फैराडे साहब ने कहा ले बेटा, अब की बार तुम यू कांस्टेंट कर लो, यू कांस्टेंट कर लो। कहीं अब की आरो मत घटाना बढ़ाना, और अब की चुंबकीय क्षेत्रों मत घटाना बढ़ाना। अब की कुछ और करना। देखो जरा,
अब की कहा कि देखो ले लो, ये तीसरा प्रयोग है, ध्यान से देखना, बड़ी मज़ेदार टॉपिक है। एक आप घर पे काम कर सकते हो, 2 रुपये वाला अंडा जला सकते हो, कुछ जलाओ चाहे ना जलाओ, ठीक है ना, सब तैयार होगो तो करना। लॉकडाउन का समय चल रहा है, 2 चुम्बक बाजार से ले आना बड़ा बड़ा वाला, और वहाँ पे आप क्या करना है, एक वायर ले लेना, आगे पीछे करना, जहाँ तक होगा शाम तक थक जाओगे, होगा तो होगा, क्योंकि उतना फिर लाइन दे नहीं पाओगे। अगर देने में तुम एबल हो उतना तो बड़े आराम से कर लो, बड़ा सा चुम्बक मिल जाए तो कर लेंगे बड़े आराम से, ठीक है ना बेटा। चलो यहाँ पे देखो, तो अब की बार कहा कि लो, अब की बार ऐसे इनको कर दिया है, ये भी कांस्टेंट है, अब की आर भी नहीं चेंज हो रहा है बेटा, और अब की बार आपका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज हो रहा है, बी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, अब की दोनों कांस्टेंट है। फैराडे साहब ने दिमाग लगाया, कहा कि अब की बार इसको रोटेट करो, अब की रोटेट करो, अब की इनको नचाओ, ऐसी ऐसी नचाओ, अगर गोल सा ऐसे है गोल सा तो ऐसी ऐसी रोटेट कराओ इनको, एक्सिस हवा पे धरती की तरह रोटेट कराओ। फिर देखा गया यार तो करंट बना रहा है, फिर इसमें करंट बन गया। हाँ लूप है, ध्यान देना, लूप रहेगा तब बनेगा, क्योंकि करंट सर्किट पूरा होता है तब बहता है, इसीलिए लूप है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, चलो बताता हूं अभी। अच्छा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये गोल गोल नाच रहा है, गोल गोल नाचने का मतलब क्या, अब की थीटा चेंज हो रहा है, वेक्टर एरिया चेंज हो रहा है, समझ बात आई ना। अब की बार बेटा वेक्टर एरिया, पहले मान लो ऐसे था तो वेक्टर एरिया ऐसे था, बी उधर था इधर वेक्टर एरिया, अब की जगह था ना घूम गया तो वेक्टर एरिया ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बी तो वहीं पे है, अब की ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे हो ऐसे, देख रहे हो हर बार अब की थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। अब की बार क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, तब भी देखा गया कि करंट इंड्यूस कर रहा है, इसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस कर, जो इंडक्शन से हो रहा है ना, ये सब बिना छुए हो रहा है, इसे बोलते हैं इंड्यूस करंट बोलते हैं। जो करंट बनता है ना यहाँ पे, मान लो ऐसे फ्लो हो रहा हो, सपोज कर लेते हैं, मान लो अभी बताऊंगा डायरेक्शन क्या होता है, तो इसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। जो आई बन रहा है उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, मैं अब लगे हाथ ही बता देता हूँ, 3 तो प्रयोग आपको समझ में आ गए, चाहे बी चेंजिंग करोगे तब भी करंट बनेगा, चाहे अब बेटा यहाँ पे एरिया घटाओगे बढ़ाओगे तब भी करंट बनेगा, चाहे थीटा वेरिएबल रहेगा तब भी बनेगा। चलो हाँ, जब तक वेरिएबल रहेगा तब भी होगा, जब तक वेरिएबल रहेगा तब भी होगा, हाई हो चाहे हाई हो चाहे हाई हो, चाहे तीनों एक के साथ हो तब वो करंट बनेगा, हाइयो भरोगा तब वो करंट बनेगा, हाइयो भरोगा तब वो बनेगा, हाइयो भरोगा तब वो बनेगा, तीनों एक के साथ होगा तब वो बनेगा, दोनों साथ बनेंगे तब वो होगा, हाई दोनों साथ रहेंगे तब वो होगा, हाई दोनों साथ तब वो होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। ये आई जो होता है इंड्यूस करंट होता है बेटा, प्रेरित धारा कहते हैं हिंदी में, प्रेरण किससे आई है, प्रेरण से आई है, बिना छुए आई है। यहाँ तक अगर बात आपको पाठ में मजा भी आ रहा होगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल कहानी है ना बेटा, अभी आगे समझ में आएगा, मजा आएगा हालांकि। चलो अच्छा बताओ करंट बना क्यों होगा यार, करंट बहता क्यों है, एक बात आई ना, करंट बहता क्यों है, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो ना तो करंट बनना ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट बनेगा। आप सेल से करंट कैसे पाते हो यार, इधर 10 इधर 0 तभी ना करंट फ्लो होता है, दोनों ओर 10 रहेगा थोड़ी पाओगे करंट। यानी कि बेटा यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे कह सकते ईएमएफ बेटा इंड्यूस हुआ, पहले क्या हुआ होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, अभी आगे चलेगा सारी कहानी, बस आपको बता स्ट्रक्चर दे रहा हूँ अभी मैं। एक इस वायर में ईएमएफ बना होगा, और जब ईएमएफ बना होगा तुरंत करंट बना शुरू हो गया होगा, ठीक है। चलो अच्छा आप जानते हो कि करंट कैसे बन रहा है, करंट बेटा या तो बेटा बी चेंज हो रहा हो, या तो एरिया चेंज हो रहा हो, तो थीटा चेंज हो रहा हो। अगर एक बात बताऊंगा, थीटा किसका है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। अब मैं तीनों को अगर मिला दूं ना तो आप कहोगे सर फाई बी बराबर हमने पढ़ा है बी डॉट ए डॉट कॉस, अरे बी ए कॉस थीटा अभी पढ़ के आया हो, इसीलिए मैंने कहा फैराडे लॉ बड़ा काम करेगा है नहीं, तो सीधे सीधे फैराडे साहब ने कहा कि चाहे बी चेंज हो रहा हो, चाहे एरिया चेंज हो रहा हो, चाहे थीटा इनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है, करंट बन रहा है ना। यानी कि इंड्यूस करंट कब बन रहा है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी चेंज होगा तब वो फ्लक्स और चेंज होगा, ए चेंज होगा तब वो फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तब वो फ्लक्स चेंज होगा। फील्ड लाइन घटेंगे बढ़ेंगे यार,
अभी मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, परेशान ना हो, बस ये सोचो बी चेंज हो रहा है तब वो करंट बन रहा है, एरिया चेंज हो रहा है तब वो करंट बन रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तब वो करंट बन रहा है। फैराडे ने दिमाग लगाया कि देखो बी ए कास्ट है, तुमने पढ़ के आए हो भाई, अगर इनमें से मतलब कि अगर सीधे सीधे बोलो, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तब करंट पाओगे, जब तक फ्लक्स चेंज करोगे लूप के लिए, जब तक फ्लक्स चेंज करोगे तब तक क्या पाओगे, करंट पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। बात आपको समझ में आई नहीं है बेटा? मैंने क्या कहा आपसे, फिर से एक बार फिर से देखो जरा, बी चेंज होगा तब वो बनेगा, एरिया चेंज होगा तब वो बनेगा, थीटा चेंज, तब वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है आपका, यानी कि करंट तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो फैराडे साहब ने कहा तीनों को एक साथ मिला लेते हैं, तो हमने फार्मूला पता है बी ए कॉस थीटा वाला, यानी सीधे बोलो कि करंट तभी बनेगा जब फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। अरे भाई फ्लक्स क्यों चेंज होगा, बी चेंज होगा, देखो मान लो शुरुआत में बी 6 रहा हो, एरिया 4 रहा हो, थीटा 30 अंश रहा हो, तो काश 30 अंश हो गया। अब मैंने कहा बी को चेंज कर दो, बी 5 कर दो, तो बदला कि नहीं बदला, मान बदल जाएगा। मैंने कहा बी को 4 कर दो तभी बदल जाएगा। मैंने कहा बी को यहाँ पे अरे ए को 3 कर दो तभी बदल जाएगा। किसी एक को बदलोगे पक्का बदलेगा है। तो सीधे सीधे फैराडे साहब ने क्या कहा बेटा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा लूप के लिए ना, तो इंड्यूस करंट बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा। और इंड्यूस करंट क्यों बना होगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ बना होगा, तभी करंट पाए होगे। अब मैं फैराडे साहब को बेटा बताता हूँ एक्सपेरिमेंट आगे, जो कि अब इसके डीपली हम जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बेटा नॉर्मली बात समझ में आ गई है। अब इसके आगे चलते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो चलो बेटा आप देखते हैं फैराडे का लॉ। फैराडे साहब ने अपने एक्सपेरिमेंटों के प्रयोग पर 2 लॉ दिए थे, आपने सुना होगा फैराडे के 2 लॉ, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद मजेदार। अब यहाँ से थोड़ा एक्सपेरिमेंट और बढ़ता है हमारा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखो जरा, फैराडे साहब के लॉ 2 ठो थे, आपने क्लास 10th में याद किया होगा, मुझको पता है कि आपको रटा दिया हो गया होगा, समझ में कुछ नहीं आया होगा, तो यहाँ पे नहीं ऐसा होगा बेटा। फैराडे साहब के लॉ, इन्होंने कितने लॉ दिए थे, 2 लॉ दिए थे, 2 लॉज। एक तो फेमस हुआ फैराडे फर्स्ट लॉ से, एक किसी फेमस हुआ फैराडे फर्स्ट लॉ से। चलो देखो जरा, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, ऑफ ईएमआई बोल सकते हो, ऑफ ईएमआई। ईएमआई से संबंधित फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, मैं आपको बता दूं ना, मैं आपको बताता हूं क्या था। देखो चलो मान लिया आप फैराडे साहब ने क्या किया ना, ऐसे फिर एक बार तुमको मैं कलाकारी करता हूँ, ऐसे ऐसे किताब में ऐसा बना होता है, ऐसा बना होता है किताबों में, है देखो करंट मापी लग गया है, गैल्वानोमीटर पहले ये ऐसा खड़ा रहा होगा, गैल्वानोमीटर सुई खड़ी होती है ना बेटा, अगर करंट अपोजिट होगा तो उल्टा बहेगा, ही पड़े घूमेगा, ऐसे वही होता है सब। चलो अब मैंने कहा एक बार चुंबक ले आओ, अब तो आपके लिए काम और आसान होने वाला है। मैंने कहा एक बार चुंबक पकड़ के ले आओ, बार चुंबक ले आया, यन और यस, यन और क्या कर दिया, एस कर दिया। डायरेक्शन मैं अभी बताता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा डायरेक्शन, हो सकता है इस लेक्चर भी ना बताऊँ मैं, ठीक है ना। अभी खाली कहानी चल रही बेटा, कहानी समझो बस, कहानी कहना क्या चाह रही, सब चीज़ कुछ छूटा है, आज तक छूटेगा आज। चलो अच्छा, कोई चुंबक रखा है तो जानबे करते हो कि इसका सब क्षेत्र बना रहता है, क्षेत्र का मतलब उसी को हम फील्ड लाइन से पढ़ाई करते हैं। चलो इस शुरुआत में ऐसे रहा होगा, ऐसे गुजरा होगा, ऐसे एन से निकलता है और एस में क्या होता है जाके मिल जाता है, नहीं ऐसे एस में क्या होता है बेटा, मिल जाता है, ऐसे एस में फिर लूप बनाता है अपना। चलो ये ऐसे देख लेता है मैंने, ऐसे देख लेता है मैंने, चलो देख लो। यहाँ तो शुरुआत में कुछ ऐसा केस है, शुरुआत में कुछ ऐसा केस है, यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स हैं बेटा, बहुत सारे लाइन्स हैं। क्या करा देखो, कितने सारे, याद ये बात याद नोट कर लो कि कितने सारे लाइन्स हो कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे 1 करोड़ लाइन हो इनके पास ना, बहुत बड़ा चुंबक रख लो ना, करंट अभी थोड़ी बहेगा ना। जब हमने क्या किया, इस बार मैग्नेटा को पकड़ के ऐसे आगे पीछे आगे पीछे, आगे पीछे करने मतलब क्या, आगे करोगे तो फील्ड लाइन बढ़ेंगे। अभी शुरुआत में मान लो बेटा 4 हैं, अभी और आगे करोगे तो 5 होगा, और आगे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, पीछे करोगे फिर घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। अब देखो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। कोई चीज़ स्थिर रह गई तो चुंबक स्थिर करके करंट बना लेंगे, कभी नहीं पाओगे। देखो जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जब तक फील्ड लाइन्स चेंज नहीं होंगे से गुजरने वाले,
अब ऐसी बात थोड़ी है यार कि यहाँ पे रख के चुंबक को यहाँ ना चाहो, यो नहीं तब करंट पाओगे, नहीं पाओगे। जहाँ लूप आपका है वहीं पे चुंबक होना चाहिए। लूप से बेटा, लूप में हमको फ्लक्स को परिवर्तन कराना है। मैं फिर से कहता हूँ कि आपके पास 1 करोड़ नंबर लाइन्स हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप इसमें से कितना गुजारते हो, कितना निकालते हो, यानी कितना इसमें रेट आप चेंज करते हो लाइन्स का, वो डिपेंड करता है, वही करंट देगा आपको। अगर परिवर्तन बहुत तेज करा रहे हो तो करंट ज़्यादा पाओगे, अगर नहीं करा रहे हो तो कम पाओगे। तो ऐसे किया गया ना, तो ऐसी बात थोड़ी, ऐसे देखा गया। ऐसे देखो जरा, ऐसे अभी देखा करंट ऐसे बह रहा है, पर ऐसे करंट बह रहा है, ऐसे आज देखा हिल गया। हिल गया मतलब क्या, करंट बढ़ना ना। अमीटर है यार, अमीटर मतलब गैलोनोमीटर है, जो छोटा मोटा करंट मापता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर का करंट। ओके, तो ये करंट मापा, देखा हिल गया यार, तो कुछ करंट बना। तो फैराडे साहब ने अपना पहला नियम क्या दिया? फैराडे साहब ने अपना पहला नियम क्या दिया बेटा, कि जब कोई कंडक्टिंग क्वाइल, जब कोई कंडक्टिंग क्वाइल, आज मैं हिंदी आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो अंग्रेजी लिखता बढ़िया से, ठीक है ना, वह नीबर यहां लगा देता। जब कोई कंडक्टिंग क्वाइल बेटा किसी वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई होती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई होती है। एक बात और जान लो, एक बात और जान लो, जो बात ना लिख समझ में आ तो बोल रहा हूँ ना, वो समझ में आ रहा। और एक बात और जान लो कि किताब से हो सकता है मिले ही ना, मेरी भाषा थोड़ी अलग है बेटा, जो आता वही बोलता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो ये मत जाने गलत हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो जब कोई कंडक्टिंग कॉइल किसी वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई होती है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब यहां पे और आपको बात समझ में आएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर, चलो अच्छा कंडक्टिंग क्वाइल लग दो, क्वाइल का मतलब लूप है, मैं यहाँ पे और नोटिस करने जा रहा हूं। और अगर यह क्वाइल है तो लूप ही होगा, चलो इसको हटा दो। एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसमें करंट फ्लो होता है। यही पहला नियम फैराडे साहब का था, फैराडे साहब का ही पहला नियम था बेटा, ठीक है ना। यही था ही कि अगर मतलब कि बदलती चुंबकीय क्षेत्र में, वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कंडक्टिंग कॉइल रखा है, बदलना चाहिए, जब तक बदलेगा तब तो करंट बनेगा, जब बदलना खत्म तो करंट खत्म, नहीं पाओगे तब। तो बेटा उसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक है ना। तो करंट फ्लो होता है, इसे मतलब कि करंट फ्लो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। ये उनके भाषा में नहीं, हमारी भाषा में, कि इसे जो करंट उत्पन्न हो रहा है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। और यहाँ पे जो ईएमएफ है ना, हाँ वो भी इंड्यूस लिखा है ये। चलो इसी को मैं अभी दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ, इसी को मैं बेटा बोलूँगा अभी दूसरे लैंग्वेज में। पहले यहाँ पे देखो, ये बात और देख लो कि मान लो बेटा अगर ये कोई वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र हुआ ही, अगर मान लो कोई ये वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र हुआ है, अभी बहुत मैं बातें बताऊंगा आपको, बस चिंता मत करो, अभी देखते जाओ। इतनी बात बताऊंगा ना, कहोगे हाँ वास्तव में कुछ हो रहा है। चलो देखो, अगर मान लो ये वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र हुआ और इसमें तुमने एक वायर रख दिया, लूप नहीं है, लूप नहीं है, ये वायर बस है केवल, तो इसमें क्या करंट बनेगा, अभी नहीं पाओगे ना। हाँ अगर बेटा वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो ईएमएफ पा जाओगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पा जाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो बन ही जाएगा। आखिर यहाँ पे करंट क्यों बह रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है, कहीं न कहीं बना रहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी पाओगे, बट यहाँ पे करंट नहीं पाओगे। क्यों, करंट पाने के लिए बंद लूप का होना जरूरी है। नोट कर लो कि करंट पाने के लिए बंद लूप का होना जरूरी है। अब यहाँ पे तुम गैलोमीटर लगाओ, क्या नाचो, हिलेगा क्या, नहीं हिलने वाला, करंट भी नहीं भी बन रहा उसमें यार। जब तक बेटा आप लगाओगे नहीं, बेटा जब इनको मिलाओगे नहीं ना, तब तक करंट वरंट नहीं पाने वाले हो, खाली ईएमएफ यहाँ पाओगे। तो लिख लो बेटा, नोट कर लो कि करंट तभी मिलेगा जब लूप के रूप में रहेगा, जब बंद लूप रहेगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं, इसी में बोल देता हूं मैं कि जब, इसका दूसरा परिभाषा मेरे पास से ले लो, मेरे पास से ले लो। जब
किसी बंद लूप, मैं बार बार लिखूंगा बंद लूप तथा मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि जब किसी बंद लूप तथा मैग्नेट में रिलेटिव, या का लिख लो, बंद लूप और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन होता है तब, मतलब कि बंद लूप में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, जिससे लूप में करंट बनता है, इंड्यूस करंट लिख लो, इंड्यूस करंट फ्लो करता है। ओके, अब देखो जरा रिलेटिव मोशन का बात, अगर नहीं जानते तो ये भी जान लो। देख लो जरा बेटा, अगर मान लो कि ये वाला ए ऐसे है, ऐसी बात थोड़ी है कि मैग्नेटिक व्यवहार आगे पीछे करेंगे ही ना, वो आगे पीछे करोगे तब वो लूप में परिवर्तन होगा, मतलब कि लूप में गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इनको ना चाहोगे आगे पीछे करोगे तब वो बेटा इनके चुंबकीय क्षेत्र में मतलब कि परिवर्तन होगा, जो गुजर रहा है लाइन, तो तब भी करंट बनेगा। लेकिन एक बात और जान लो, अगर मान लो बेटा ये मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहे हैं, सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से आगे जा रहे हैं और चुंबक 10 से आगे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तब क्या करंट पाओगे? करंट नहीं पाओगे। तब अगर 10 मीटर पर सेकेंड से अभी आगे जा रहा है और ये अभी आगे जा रहा है तो करंट नहीं पाओगे बेटा। क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि जैसे बेटा देखो 4 अभी है, 10 आगे चल, अभी 10 आगे चल रहा है, तब भी 4 यहाँ, भी 4 यहाँ, आगे 4 है, पाओगे? कहाँ बदल रहा है, फ्लक्स बदल भी नहीं कर रहा है, तो करंट नहीं पाओगे यार। इसीलिए मैंने बोला रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मतलब क्या? अगर आपने 11th में पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन तो बेटा सीधा भी बताता हूँ क्या होता है। मान लो अब यह 10 है और यह 15 है, अब क्या करोगे? अब पा जाओगे। अब हाई 10 से आगे जा रहा है, 15 से ताड़ रहा है, 15 से उनसे कहीं आगे पीछे होगा, ठीक है ना। तो जब देखो रिलेटिव मतलब क्या कि अब रिलेटिव मतलब 15 माइनस 10, 5 आगे परिवर्तन, कुछ नहीं, इनकी और इनके वे में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको मिलना चाहिए, तब आप करंट पाओगे। अगर 4 से बढ़ेंगे, मान लो 10 से भी बढ़ रहे हैं, 10 से भी बढ़ रहे हैं, तब तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं कर रहा, नहीं पाओगे। यानी कि रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। किसके बीच बेटा? ये आपका लूप के बीच और मैग्नेट के बीच, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे लिख लो, के बीच का, ऐसे लिख लो, हर बार नया नया वर्ड। जब किसी बंद लूप तथा मैग्नेट के बीच का रिलेटिव मोशन, बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तब बंद लूप में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिससे लूप में इंड्यूस करंट फ्लो करता है। चलो, ईएमएफ और ईएमआई का बात अलग अलग है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, और ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। इस फैराडे का फर्स्ट लॉ हमको नहीं लगता है कि अब आपको कभी जिंदगी में याद बात करना पड़ेगा, रटना तो नहीं पड़ेगा। इससे बढ़िया लैंग्वेज भी नहीं मिलने वाला। अपना लैंग्वेज किसी को समझा लो, वही बेहतरीन लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। किताबी ज्ञान रटे क्या करोगे, हर बार किताब पलटना पड़ेगा यार कि क्या होता है। तो ये फर्स्ट लॉ खत्म होता है, सेकेंड लॉ बताता हूँ मैं बेटा आपको, इसको मिटाना पड़ेगा हमको। तो देखो बेटा फैराडे का सेकेंड लॉ देखते हैं, जिसका नाम है फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे साहब बहुत ही बढ़िया इंसान थे। फैराडे सेकेंड लॉ। अब तुम लोग कर क्या बढ़िया था यार, पढ़ा के मार डाल रहा है। चलो फैराडे सेकेंड लॉ देखते हैं बेटा क्या कहता है। फैराडे सेकेंड लॉ कहता है बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब कहोगे तुम फिर अंग्रेजी बोलने लगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इतना सीखना चाहिए यार, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि जो तार में आपका बेटा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और आपको याद होगा तो हमने बताया भी था, अगर ज़्यादा तेज आगे पीछे करोगे तो करंट ज़्यादा पाओगे, कम करोगे तो करंट कम पाओगे। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change
इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, अरे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, यही तो शुरू से पढ़ते आए हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हो ठीक है ना। तो ये बोले ना कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ ई, हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, और कई हमारे किताब भाई वाले ऐसे लिखते हैं, ऐसे किताब दोस्त वाले ऐसे भी ये लिखते हैं, ईएमएफ को दिखाते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे ई से दिखा रहे हैं, ऐसे होता है थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो जो इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हम सीधे बोलते हैं ई बराबर डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ओके। और हमने यहाँ पे मेंशन भी करा है बेटा कि ये ओनली मैग्नीट्यूड है, ये ओनली क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? ये लगाना पड़ेगा मॉड। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वास्तव में होता है कि E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। वास्तव में रियलिटी ये है, ये हम सीखेंगे लेंज लॉ से। जब लेंज लॉ सीख लेंगे तो करंट का डायरेक्शन भी सीखेंगे, और यहाँ पे माइनस क्या वो भी सीखेंगे। अभी मैं केवल आपको मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ बेटा, अभी मैंने आपको केवल मैग्नीट्यूड दिया है बेटा, ठीक है। तो E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी हो गया, तो ये वास्तव में यह होता है। चलो ये तो हो गया एवरेज के लिए, एवरेज हो गया। अगर मान लो मैंने किसी समय पूछ दिया, किसी पार्टिकुलर टाइम को लेकर पूछ दिया हो, यानी कि E इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डी फाई छोटा सा, थोड़े समय के लिए, थोड़ा बेटा वही है ना, मैंने बताया था ना, अगर जो 11th का वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आया होगा। आजकल के लड़के इस इंटरनेट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। 5 मिनट बचता है तो स्कूल जाते हैं, बहुत तेज चलते हैं तो टीचर देख के कहता है इस समय इसका वेग क्या होगा, तो ये लगाना पड़ेगा थोड़े से समय के लिए, उस समय के लिए। तो ये किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है, इसको लगा तो मॉड में कर दो। समझ में आ गया ना? ये फैराडे का सेकेंड लॉ है, ये क्या है? फैराडे का सेकेंड लॉ है। चलिए अच्छा, एक बत्ती और मैं और करना चाहता हूँ। आपने पढ़ा है बेटा I इज इक्वल टू डी वी बाई आर। अरे भाई, अब जो तरवा रखा होगा उसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना। एक बात और जान लो, रेजिस्टेंस ना रहे तो बताओ करंट कैसे बनेगा? बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना। अगर वायर में रेजिस्टेंस ना रहे यार, तो आर का मान जो रखे, देखो क्या करंट कुछ दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं बनेगा आपका। तो आर भी, जो तार आपका रखा है उस फील्ड में, उसका कुछ होगा रेजिस्टेंस। अब इसके विषय में कुछ दिखाता हूँ। डेल्टा वी का मतलब क्या है? वही ई है आपका, ई अपान आर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ई एवरेज जो है ना, ई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा क्या है? टी है। तो ई के जगह पे क्या रख दोगे? आई इंटू स्मॉल आर लेते हैं हमारे किताबों में, नहीं तो तुम लोग कहोगे कैपिटल काहे ले लिया, स्मॉल ही ले लो तुम भी, ताकि दिक्कत ना हो बुक से भी। ये हो जाएगा आई इंटू आर इज इक्वल टू फलाने ढकाने आ जाएंगे। मतलब करंट कितना बना यार, कितना करंट बना? तो आई इज इक्वल टू आप कहोगे डेल्टा फाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 1/r। ये तो फार्मूला है, ये इंड्यूस आई है। और ये देखो जरा, यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है किसी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, डी फाई बटे डी टी इंटू 1/r। इतना सारा आपको समझ में आ गया हो बेटा? तो एक सवाल कर लेते हैं, 2 सवाल करेंगे, 2 सवाल। कौन कौन से जानते हो? एक हमने सवाल आपके लिए लाया है बेटा कि जो हमने पढ़ाया आपको डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज वाला, वही सवाल आपको आज देंगे, मजा आने वाला है बेटा। इसको मिटा के तब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखना है केवल मॉड लगा है, माइनस आप बाद में सीखोगे, अभी रियल फार्मूला इसका ही होता है, केवल मैंने मॉड दिया, ठीक है ना। लेंज लॉ आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मिलेगा वो। इसको मिटा के फिर चलते बेटा, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे आप बेटा पढ़ा लीजिएगा, ये आई एवरेज है, नहीं तो कहोगे यार क्या लिखता है, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। अब इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा। तो देखो बेटा, हमने कहा आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके रखा है, आप कर भी चुके होगे। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स 5 इज इक्वल टू 10, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है, 10t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ थ्रू द कॉइल। जो कॉइल के थ्रू बन रहा है एट t बराबर 5 सेकेंड। तो अभी भी पढ़े हो 8t बराबर 5, कोई पर्टिकुलर टाइम है, तो हमने पढ़ा है ई इंस्टेंटेनियस वाला, तो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे डी लगाएंगे, डी फाई बाई डी टी, तो हो जाएगा डी बाई डी टी,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10t का स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10। ओके, तो 10t का स्क्वायर t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हो जाएगा 20t, नहीं, और कितना हो जाएगा 8, हो तो 0 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे e जो बनेगा इंस्टेंटेनियस वाला t बराबर 5 सेकेंड पर, ऐसे यहाँ पे लिख लो e इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 5 सेकेंड इज इक्वल टू 20 गुणे 5 धन 8, 20 2500 और 108 वोल्ट, बड़ा ज़्यादा है। ईएमएफ का बेटा वो मात्रक यूनिट तो वोल्ट ही होता है ना। एक सवाल और आपको कराऊंगा, वीडियो क्लोज करूंगा, बेहद मजेदार क्वेश्चन, और जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा ना रेट ऑफ चेंज वाला चीज, तो उसको समझ भी नहीं आने वाला वो सवाल। देखो बेटा, तो आपके लिए एक बेहद ही शानदार सा क्वेश्चन मैंने ला दिया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कई लोगों का दिल खुश हो गया होगा, कई लोग रो भी रहे होंगे, क्या लिखा है पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत, मान लो एक टेस्ला का बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसी की सतह के लंबवत बेटा, सतह के लंबवत मतलब ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है तो ऐसा ये रखा गया है, ठीक है ना, इस पर मतलब कि सतह ऐसा रखा गया है। वेक्टर एरिया इधर मैं पहले बताता हूँ तुमको, ये सतह ऐसे रखा गया तो वेक्टर एरिया कुछ ऐसे होगा इसका, इधर ही वेक्टर एरिया और इधर ही चुंबकीय क्षेत्र, उनके बीच का मान कितना है बेटा 0 डिग्री का 0 आएगा। अभी दिखाता हूँ यार, परपेंडिकुलर रखने का देखो क्या लंबवत क्वाइल रखा गया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही कोइलवा इसके लंबवत है, कोइलवा। अरे भाई तुम लोग तो औरो पता नहीं क्या करते हो। देखो ऐसा कोइलवा रखा गया, हे पड़े कोइलवा रखा गया ऐसे, और ऐसे है क्या है बेटा, ऐसे ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बना रहा है, ठीक है ना। अब इसका वेक्टर ये इधर ही तो पाओगे, ये पूरा लोगे तो इसके परपेंडिकुलर पाओगे, मैग्नेटिक फील्ड के पूरा लोगे तब परपेंडिकुलर पाओगे। अगर नहीं देख पा रहे तो हम दिखाते हैं ना अपने हिसाब से। ये देखो ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर, हम भी जान रहे हैं दिख रहा है। तो वास्तव में ये परपेंडिकुलर इसका वेक्टर एरिया आगे की ओर होगा कुछ इधर, और चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री है, यानी कि वेक्टर एरिया और बी के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल। चलो कह रहे यदि अचानक कॉइल की त्रिज्या 0.2 mm पर सेकेंड से घटना शुरू, श्रिंकलिंग हो रहा है यार, 0.2 mm पर सेकेंड से घटना शुरू हो गया अचानक, पता नहीं क्या हो गया, वेरिएबल हो गया ना वो। तो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ याद करो, जबकि रेडियस ऑफ कॉइल 10 सेंटीमीटर हो, जबकि 10 पे हो, उसमें बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। तो बेटा मैं आपको बताया दूं यहाँ पे कि मैंने पढ़ा है इंड्यूस ईएमएफ बराबर, मैंने पढ़ा है ऐसा डी फाई बाई डी टी। चलिए इतना काम तो हो गया, समझ में आ गया, डिपेंड कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस ही है। अच्छा फाई कितना होएगा, फाई वास्तव में फाई भी होता है ना, और फाई भी का मान कितना होएगा तो कहोगे वेक्टर बी वेक्टर ए और एक कॉस थीटा। मान लो इनकी त्रिज्या आर रही हो, चलो अभी मान लो यहीं पे लिखना त्रिज्या आर रही हो, तो अच्छा बी का मान कितना है आपका, एक टेस्ला है, और एरिया का मान कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, और का 0 मतलब इसका मान 1 होता है यार, फाई बी का मान तो मिल गया। चलिए देखियो जरा, तो हो जाएगा ई इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी, आप हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब देखियो जरा, पाई तो कांस्टेंट है, आर वेरिएबल चल रहा है, वही ना घट रहा है, और देखो डी आर बाई डी टी का मान दे दिया है, जो अवकलन पढ़े होंगे उनको बेहतरीन ढंग समझ में आ रहा होगा कि इसी से घट रहा है। डी आर बाई डी टी का मान आपका है 0.2 mm पर सेकेंड, घटता है तो लेते हैं माइनस में, हालांकि हमको खाली आपको बताना ऐसा वाला लगता कैसे। और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और क्या बचेगा डी आर बाई डी टी बचेगा, क्योंकि व्याकरण का फंक्शन चल रहा है बेटा, तो वही हो जाएगा ई इंस्टेंटेनियस, और आर बराबर कितना पे आके रुका है 10 सेंटीमीटर पे, तो पाई का मान कितना है आपका, पाई का मान 22.7, अरे ये क्या लिख दिया यार, 22/7 होता है, और गुणे है जाएगा 2,
और आर का मान कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। बदल लो मीटर में, बढ़िया पाना है तो बोल्ट वोल्ट में बदल लो मीटर में, इसको भी मीटर में आप चेंज कर लो। और ये 0.2 mm है ना, इसको भी बदल लो मीटर में, दोनों को मीटर में बदल लो, जो आएगा वो बोल्ट हो जाएगा। अरे वाह सर, इतना बढ़िया क्वेश्चन तुमने आंसर बताया नहीं, आंसर तुम खुद निकालो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बूढ़ा भाग नहीं आता क्या? बाहर हम चले गए, बेइज्जती हो रही है। चलो बेटा, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में लैंज लॉ के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, जो भी सवाल इस टाइप के हैं वो सब लगाते रहो, जो भी किताबें हों, तमाम किताबें होंगी मेरे पास, वर्मा साहब की किताब है। तो बेटा फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।